हेलो दोस्तों। देखिए हम पहुंच गए 17th पार्ट फॉर अवर मॉक टेस्ट सीरीज फॉर NISM सीरीज 5A विच इज़ अगेन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे और आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस याद हो रहे होंगे। तो आज लीजिए हम 17th जो अपने पार्ट है सीरीज़ का वो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है बैंक ऑन द रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड इशूज़। देखिए जब भी किसी क्लाइंट को अगर बैंक में पैसा रिसीव होता है फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज तो बैंक उसको क्या इशू करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हुआ है हमारे पास IEC स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। दिस इज रॉन्ग। FIRC स्टैंड्स फॉर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। गाइस इसका आंसर बी है। जब भी बैंक में किसी का फंड्स आता है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मान लीजिए मैं बैंक का क्लाइंट हूँ और मेरे अकाउंट में बाहर से कोई पैसा आता है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो उसके लिए मेरे को इशू करता है बैंक FIRC फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो हमारा आंसर है बी। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कैन नॉट प्लेज यूनिट्स। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है वो है ट्रू और फॉल्स। आंसर इज बी, बिकॉज एन इन्वेस्टर्स कैन प्लेज हिज म्यूचुअल फंड यूनिट्स एज ए सिक्योरिटी टू लेंडर्स। तो जैसे हम स्टॉक्स की यूनिट्स को, स्टॉक्स शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं फॉर लोन्स, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को भी प्लेज किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट में लेंडर से लोन भी लिया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं लेस लोन अगेंस्ट शेयर्स। और उन यूनिट्स के अगेंस्ट में ये लोन लिया जा सकता है या तो NBFC से या बैंक से। नाउ स्टैंडर्ड रिस्क का फैक्टर्स आर नॉट मार्केट रिस्क, स्पेसिफिक स्कीम टू स्कीम, डी सी नॉट रिलेवेंट टू इन्वेस्टर्स, डी कॉमन टू ऑल स्कीम्स। यहाँ पे हमने ई ऑप्शन मार्क किया है बट सॉरी दिस इज आंसर इज डी। हमने कई बार डिस्कस किया स्टैंडर्ड रिस्क, जैसे इसका नाम ही आपस में बताता है, इंप्लाई करता है। स्टैंडर्ड मींस कॉमन टू ऑल द स्कीम्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड रिस्क। यूनिट होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू ऑप्शन ए रिसीव इंफॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इवन इफ मार्केट गोज डाउन, sue the MF or the trust, और assured returns even if there is no guarantee। तो देखिए इसका आंसर ए होगा हमारे पास, रिसीव इंफॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट। तो यूनिट होल्डर को वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो कि उनके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। बट उनका कैपिटल क्या प्रोटेक्ट है मार्केट में व्हेन मार्केट गोज डाउन? नो। क्या यूनिट होल्डर और इन्वेस्टर्स, क्या MF और ट्रस्ट को के ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकता है? क्या उसको सू कर सकता है? नो। एश्योर्ड रिटर्न क्या आ सकती है? नो। इसलिए हमारा आंसर है ए। Ideally, all mutual fund houses should give all relevant information to their investors which can affect their investments. Appropriate benchmark to large cap। देखिए लार्ज कैप फंड का अप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होगा? डेफिनेटली लार्ज कैप का मतलब वो बड़ी कंपनीज कहाँ इंक्लूडेड है? सेंसेक्स में। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है BSE स्मॉल कैप इंडेक्स, सेंसेक्स, BSE 500, BSE मिड कैप इंडेक्स। तो लार्ज कैप के लिए सेंसेक्स वुड बी द अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, हेंस आंसर इज बी। इफ मार्केट क्रैशेस आफ्टर बुल रन विच फंड इज मोर सेफर। बुल रन के बाद एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक मार्केट ऊपर बढ़ता रहा और फिर अचानक से मार्केट क्रैश कर जाता है, तो विच फंड इज मोर सेफर? तो कौन सा फंड ज़्यादा सेफ रहेगा? ए ग्रोथ, बी वैल्यू, सी सेक्टर, डी थीम। देखिए ग्रोथ तो जब भी मार्केट क्रैश करेगा तो डेफिनेटली उसके साथ फंड हाउस क्रैश करेगा। वैल्यू फंड्स हमने डिस्कस किया था, वो होते हैं जिनकी इनहेरिटेड वैल्यू होती है, बहुत फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई होती है। तो ये फंड्स बहुत रीजनेबल अवेलेबल होते हैं, रीजनेबल वैल्यू पर अवेलेबल होते हैं और बट उनकी वैल्यू बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो जनरली ये क्रैश नहीं करता। इसलिए हमारे पास इसका आंसर बी, वैल्यू फंड। इंश्योरेंस इन केस ऑफ MF इज अप टू 1 लाख पर स्कीम, 1 लाख पर फंड, मोर देन 1 लाख, नन ऑफ द अबव। म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं होता। आपका फंड्स कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे आ सकता है। यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस और यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। आंसर इज डी। जो इंश्योरेंस कवर होता था वो बैंक डिपॉजिट पर था, पहले 1 लाख था, अभी 5 लाख हो गया इंक्रीज होके, बट म्यूचुअल फंड में कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं है, हेंस आंसर इज डी। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर गवर्न्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज रिडर्सल सिस्टम। True or false? This is wrong. Mutual fund transactions on stock exchange are not governed by stock exchange redressal system. Right? Answer is B.
Which one is called cum dividend NAV? Option NAV on the date when trustee approves dividend, NAV of the date when notice is issued to meet the trustees to final the dividend, C NAV after the date of dividend, none of the above. तो देखिए इसका आंसर ए है, NAV on the date when the trustee approves dividend. जब ट्रस्टी कोई डिविडेंड अप्रूव कर देते हैं और फिर जो NAV डिक्लेयर होती है वो सेम ही रहती है, उसी को हम बोलते हैं NAV कम डिविडेंड NAV, बिकॉज डिविडेंड उसमें ही इंक्लूडेड है. बट एक बार डिविडेंड अगर पे आउट हो जाता है तो फिर उसको हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड NAV. एक्स डिविडेंड NAV मीन्स कि डिविडेंड के बाद की NAV जो कि फॉल कर जाती है. तो आंसर इज ए. इफ गोल्ड प्राइसेस एप्रिशिएट इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन. जब गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो किस पर इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड सेक्टर फंड, गोल्ड ETF, इंडेक्स फंड, गिल्ट एज सिक्योरिटी. तो हमें पता है कि गोल्ड के प्राइसेस से मूवमेंट से रिलेटेड हमारे पास हमेशा गोल्ड ETF होते हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. तो क्लाइंट शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF. आंसर इज बी. When scheme is first launched, AUM of the scheme would be nil. True or false? आंसर इज यस. देखिए न्यू स्कीम लॉन्च हुआ, NFO लॉन्च हो गया. जब NFO लॉन्च हुआ उस समय कोई भी किसी भी कस्टमर का उसमें पैसा इन्वेस्टेड नहीं है. इट मीन्स AUM मीन्स असेट अंडर मैनेजमेंट. तो उनके पास टोटल कितना पैसा इन्वेस्टमेंट्स के लिए? जीरो, निल. तो आंसर इज यस. जब सब इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल कर लेंगे, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, NFO क्लोज हो जाएगा, तब उस स्कीम्स का जो AUM है वो एज पर देयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज होगा. अदरवाइज इनिशियली their AUM would be nil at the time of starting of NFO. An investor looking to select a hybrid fund with the tax benefit must choose. देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक इन्वेस्टर जो कि हाइब्रिड फंड देखना चाह रहा है विद टैक्स बेनिफिट, तो उसको क्या सेलेक्ट करना चाहिए? कंजर्वेटिव MIP, बैलेंस्ड फंड इक्विटी ओरिएंटेड, बैलेंस्ड फंड डेट ओरिएंटेड, एग्रेसिव MIP. तो देखिए कंजर्वेटिव MIP डेट फंड हो जाता है जो कि टैक्स बेनिफिट नहीं है, टैक्स एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज मंथली इनकम प्लान है. तो डेट जितना भी उसमें डिविडेंड्स, जितना भी उसको प्रॉफिट होगा, या तो वो इंडेक्सेशन के साथ आफ्टर 3 या 20% टैक्स के साथ पैसा विड्रॉ करेगा, या फिर अपने इनकम सेलेक्ट के हिसाब से करेगा. बैलेंस्ड फंड इक्विटी ओरिएंटेड, जहां बैलेंस फंड होगा बट इक्विटी ओरिएंटेड होगा, मीन्स इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होगा, वहां पर टैक्स बेनिफिट्स इक्विटी के होंगे. इसलिए हमारे पास इसका आंसर है बी. अगर बैलेंस फंड डेट ओरिएंटेड हुआ तो डेफिनेटली डेट की टैक्सेशन लग जाएगा. इसलिए टैक्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती है? इक्विटी की. हेंस आंसर इज बी, बैलेंस्ड फंड इक्विटी ओरिएंटेड. एनक्रोचमेंट रिस्क इज हायर फॉर लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड और आर्ट. ये हमें सब सिंपल आंसर पता है सभी को कि लैंड का एनक्रोचमेंट का हाईएस्ट रिस्क है, क्योंकि लैंड पर कभी भी कोई भी किसी ने बना लिया, कुछ काम कर लिया, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ अपने रहने के लिए जगह बना दिया, उसको किसी तरह से भी एक्वायर कर लिया, तो एनक्रोचमेंट रिस्क इज ऑलवेज हायर फॉर लैंड. अनऑडिटेड रिपोर्ट हैज टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एवरी 3 months, 6 months, 12 months, 3 फाइनेंशियल ईयर. तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. अनऑडिटेड रिपोर्ट्स हैज टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एवरी 6 months, और एक नेशनल न्यूज़पेपर में, एक रीजनल न्यूज़पेपर में. द एक्सपेंस रेशियो इज अफेक्टेड बाय. देखिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो किससे अफेक्ट होता है? फंड साइज से, एवरेज अकाउंट साइज, पोर्टफोलियो कंपोजिशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन. एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो उनके टोटल फंड साइज के बेसिस के ऊपर क्लाइंट को चार्ज होता है. ये डिपेंड किस पे करता है? फंड साइज के ऊपर. आपको इफ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस कि फर्स्ट अगर 100 करोड़ फंड्स है तो उसके ऊपर 2.5% एक्सपेंस लगता था. अगर इक्विटी है तो नेक्स्ट 300 करोड़ के ऊपर 2.25, नेक्स्ट 300 करोड़ पर अगेन 2%, एंड मोर देन दैट 700 करोड़ तो देन 1.75. तो आपके एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली फंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगा. जितना आपका फंड साइज ज्यादा होगा उतना आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा. आंसर इज ए. A disclosure should be made in offer document if an AMC has invested more than the following percentage on its net asset in the group companies. तो देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जब AMC इन्वेस्ट करती है अपनी ग्रुप कंपनीज के अंदर तो डिस्क्लोजर होना चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर. कब होना चाहिए? अगर किसी AMC ने अपनी ही ग्रुप कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, इफ दैट इज
25% or more than 25%. तो आंसर इज बी. ओपन एंडेड फंड कैन इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अप टू. देखिए ओपन एंडेड फंड्स है वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, उसमें कितने परसेंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑप्शन ए 0.05 मीन्स 5%, देन 0.4 मीन्स 4.75%, 6% एंड देन 5.25%. आंसर इज 5. अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में ओपन एंडेड फंड्स 5% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. फंड ऑफ फंड स्कीम्स इन्वेस्ट इन. फंड ऑफ फंड आप समझ ही गए होंगे, जैसा नोमेनक्लेचर में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड में ही स्कीम्स में इन्वेस्ट करे. तो इसका आंसर हमारे पास ए आ गया, म्यूचुअल फंड स्कीम, बिकॉज इसके ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इंटरनेशनल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, गिल्ड फंड. तो फंड ऑफ फंड कहने का मतलब ये हो गया कि 5-6 फंड्स हैं, तो एक फंड आया, उसने कुछ यूनिट्स एक फंड की ले ली, कुछ यूनिट्स दूसरे फंड की ले ली, दैट इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड स्कीम्स. तो दैट एक्चुअली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स. तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे. एंड अगेन this video, again my request, if you are liking this video and if these videos are creating some values to your knowledge for your exams, then please don't forget to subscribe my channel. It's my personal request to you. Okay guys, thank you very much again. Bye bye and have a nice day.